नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा सिंह आप सभी का मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में स्वागत करती हूँ। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं धर्मवीर भारती जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता की। धर्मवीर भारती जी का अंधा युग मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद काफ़ी प्रभावित हुई। जिस शैली में उन्होंने अंधा युग लिखा है वो अपनी एक गहरी छाप छोड़कर जाता है। महाभारत युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद की जो मनस्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, जो अंधा युग धर्मवीर भारती जी ने हमारे सामने रखा है, उसको पढ़ने के बाद युद्ध की जो भयावह स्थिति है, युद्ध का जो भीषण परिणाम हम सभी के सामने है, जिसके बारे में धर्मवीर भारती जी ने वर्णन किया है, वो आज के संदर्भ में भी हम जोड़कर देख सकते हैं। हम सभी के सामने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दुष्परिणाम हम सभी ने पढ़े हैं, उनके बारे में हम सभी जानते हैं। और तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है और ये जो डर है वो हर किसी के मन में है। और किस तरह से युद्ध के भीषण परिणाम हमारे सामने आते हैं, किस तरह से युद्ध का जो अंत होता है कभी भी सुखद नहीं हो सकता, कभी भी शांति लेकर नहीं आ सकता। चलिए, अंधा युग की बात हम नहीं करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं गुनाहों के देवता की। इस उपन्यास के शुरुआती पृष्ठ पर ही धर्मवीर भारती जी ने कुछ शब्द लिखे हैं। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। इस उपन्यास के नए संस्करण पर 2 शब्द लिखते समय मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखूँ। अधिक से अधिक मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता उन सभी पाठकों के प्रति व्यक्त कर सकता हूँ जिन्होंने इसकी कलात्मक अपरिपक्वता के बावजूद इसको पसंद किया है। मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा है जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वह प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूँ। बस। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी इलाहाबाद शहर के बारे में वर्णन करते हुए इन्हीं पंक्तियों से अपने उपन्यास की शुरुआत करते हैं। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है। कहीं कोई कसाव नहीं है। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरें अंगारी, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमोजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक और उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टरसियम और पेंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम की बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरूबाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी में बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पो फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसवों को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें,
भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह की ताज़ी फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास ही एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोच नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसाई रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों ही के लिए तो छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिस्ट ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में ही दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकेदार, हंसमुख, फब्तियाँ कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलोसफर है? देखो ठाकुर। नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंदर बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोले, आहा कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे से बोला, है यार शगल की चीज़, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है। कपूर बोला, जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन क्वार, कार्तिक या फागुन चैत में। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं? मिस्टर सिब्रिया, सिब्रिया नहीं बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका।
बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी, कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिए, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये है श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंदर बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उनका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं करना जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते रहते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूँगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे ही पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो ये वॉर फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए न। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी की पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना बस। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर, पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वारे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेंपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊँगा। ये देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है, लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए ये निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक ये टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वह खुद आपको बैठकर बोलना होगा, और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा।
कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, ये कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है ये, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और ये खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है ये। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं। चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दे। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। चंदर बोला, चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएंगे? बंगला आया तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो ये घर, ये परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उनके सीनियर टीचर थे और उनकी परिस्थितियों से अवगत भी थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंद्र को दिलवा दिया था और उसके बाद चंद्र के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंद्र शर्मिला लड़का था, बेहद शर्मिला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया, तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशकों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, ये उसे खुद नहीं मालूम। ये बंगला, इसके कमरे, इसके लोन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और ये नन्ही, दुबली पतली, रंगीन, चंद्र किरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले ये 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंद्र की अपनी होती गई थी, इसे चंद्र खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंद्र से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंद्र भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंद्र ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था। और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंकों की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंद्र की आंखों के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंद्र के इशारों का ये मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, ये उसे खुद नहीं मालूम था। और ये सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक नहीं था।
दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो ये था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंद्र की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंद्र को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। जब तक वह चंद्र को खिजाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंद्र से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी। और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा, श्रीमती हथिनी रखा था, या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंद्र कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं, और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वे चंद्र को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंद्र के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, ये सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था। अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी, मगर अपने पापा और चंद्र, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वैसे बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंद्र को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी करते थे, न खाने या कम खाने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंद्र का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाग कर वह चंद्र को दे डालती थी। चंद्र कितने बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट भी खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंद्र अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंद्र बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंद्र बहुत कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंद्र से जिद करने कि पियो इसे। जब चंद्र ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है ये दवा, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहार, इस सब से चंद्र बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे, और बेतकल्लुफ़ी से दूध या चाय का प्याला चंद्र के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंद्र ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी तो हो। तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसे ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च।
न ऐसी चाय मुझे पसंद, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसू काम जी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसू? बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंद्र ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसू। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या, वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंद्र ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने इसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंद्र ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंद्र ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए न। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन कामजी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे? इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंद्र ने झेप कर निगाहें नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंद्र का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगी, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंद्र ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हो आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो ये निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंद्र की ओर बड़ी दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो ये लिफाफा तो भूल ही गए, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंद्र चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंद्र ने झल्ला कर कहा। अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडोग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडोग की भंगिमा बनाई कि चंद्र हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंद्र। अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गुनाहों के देवता का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।